दुनिया की आधी आबादी इस साल वोट करेगी और अगले कई बरस के लिए अपने लीडर्स का इंतखाब करेगी। इसीलिए इस साल 2024 को तारीख का सबसे बड़ा इलेक्शन ईयर कहा जा रहा है। 2024 के आखिर तक दुनिया के तकरीबन 25 ममालिक में इलेक्शन हो चुके होंगे। टॉप सीट के लिए फाइनल मुकाबला हो चुका होगा। इन ममालिक में अमेरिका, पाकिस्तान, रोम, ताइवान, अल्जीरिया, यूके, ईरान, बांग्लादेश, मेक्सिको, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया और इंडिया शामिल हैं। ये वो ममालिक हैं जिनमें अगले कुछ सालों के लिए लीडर्स का फैसला होगा और इनमें से कुछ ऐसे ममालिक भी हैं जिनमें यह फैसला हो चुका है, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है। दूसरे अल्फाज में 31 दिसंबर 2024 को एक अच्छा एनालिस्ट ये बता सकेगा कि दुनिया किस रुख जा रही है। इन सब इलेक्शन में सबसे बड़ी इलेक्शन एक्सरसाइज इंडिया में होने जा रही है। इंडिया वोटर्स की तादाद के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। इंडियन इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इस साल रजिस्टर्ड वोटर की तादाद 98 करोड़ 60 लाख से कुछ ऊपर है और ये इतनी बड़ी तादाद है कि अमेरिका, यूरोपीय यूनियन के 27 ममालिक और रूस की कुल आबादी से भी ज्यादा बनती है। वो इस तरह के अमेरिका की 33 करोड़ आबादी, यूरोपीय यूनियन के 27 ममालिक की 44 करोड़ आबादी और रूस की कुल आबादी 14 करोड़ को अगर हम कंबाइन भी कर लें तो ये 92 करोड़ का फिगर बनता है, जो कि फिर भी इंडिया के रजिस्टर्ड वोटों की तादाद से काफी कम। इस अजीम शान नंबर को मैनेज करने के लिए जाहिर है बहुत बड़ी और बहुत ही अजीम शान किस्म की इलेक्शन एक्सरसाइज भी चाहिए होगी और ये एक्सरसाइज वोटिंग कराने के लिए टोटल 7 स्टेप्स से गुजरती है। वोटिंग से नताइज के ऐलान तक 1 महीने का वक्त दरकार होता है। अक्सर ममालिक में ऐसे होता है कि वोटिंग वाले दिन शाम से ही या अगले दिन से ही रिजल्ट आना शुरू हो जाते हैं, मगर इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडियन इलेक्शन का पहला मरहला 19 अप्रैल से शुरू हो चुका है और आखिरी मरहला 1 जून तक जाएगा। वोटिंग के लिए पूरे मुल्क को 7 हिस्सों यानी 7 जोन्स में तकसीम किया गया है। हर हिस्से में मुकर्रर तारीख को उसी हिस्से में वोटिंग होगी, मुकम्मल होने तक अनाउंस नहीं किए जाएंगे। इंडिया में इलेक्शन चूंकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए होते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की हर आदमी तक रसाई के लिए यह असूल बनाया गया है कि कोई भी पोलिंग स्टेशन किसी वोटर की रीच से 2 किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए। इसीलिए तकरीबन 55 लाख के करीब ई मशीन हिमालय के पहाड़ी सिलसिलों से लेकर सेंट्रल स्टेट्स के जंगलात तक 10 लाख पोलिंग स्टेशंस की सूरत में पहुंचा दी गई। इन तमाम पोलिंग स्टेशंस पर बिजली और नेटवर्किंग का खास ख्याल रखा जाता है क्योंकि दौरान इलेक्शन किसी भी किस्म का कोई टेक्निकल फॉल्ट ना होने पाए। इन 10 लाख पोलिंग स्टेशंस पर इलेक्शन कमीशन का 1 करोड़ 50 लाख के करीब अमला ड्यूटी देता है। इस 1.5 करोड़ के इलेक्शन स्टाफ को इंडिया के तूलो अर्ज में तकरीबन 3200 किलोमीटर नॉर्थ से साउथ और 2900 किलोमीटर ईस्ट से वेस्ट पहुंचाया जाता है। इसके लिए मुख्तलिफ किस्म की गाड़ियां, ऊंट, रेलगाड़ियां और हत्ता के हेलीकॉप्टर्स तक भी इस्तेमाल किए जाते हैं। 2022 के स्टेट गवर्नमेंट इलेक्शंस में हिमाचल प्रदेश के एक गांव काशीगंज में एक पोलिंग स्टेशन बनाया गया था। ये गांव सतह समंदर से 4650 मीटर बुलंद था। इसी तरह अरुणाचल प्रदेश के एक गाँव में एक पोलिंग स्टेशन सिर्फ एक खातून वोटर के लिए कायम किया गया था, क्योंकि इस गांव में उस खातून वोटर के अलावा और कोई रजिस्टर्ड वोट नहीं था। यानी कि हम लाइटर मोड में यूं कह सकते हैं कि उस पूरे गांव का फैसला उसी एक खातून ने किया था। पहाड़ों और वीरान जगहों पर हत्ता के सेंट्रल इंडिया के जंगलात के अंदर जो छोटी छोटी आबादियां मौजूद हैं, जहां पर जंगली जानवरों की हिफाजत के लिए वाइल्ड लाइफ का अमला मौजूद होता है, वहां भी पोलिंग स्टेशन कायम किए जाते हैं। इतने ढेर सारे इंतजामात को मैनेज करने के लिए इलेक्शन कमीशन को एक खुद मुख्तार इदारा बनाया गया है और इलेक्शन कमीशन पार्लियामेंट में अपने बजट का हिसाब देने का पाबंद होता है। लेकिन कोई फाइनेंस मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर उनको डिक्टेट नहीं कर सकता कि उनका खर्च कैसे और कहां होना है। अपने वोटर साइज के हिसाब से इंडियन इलेक्शन कमीशन का बजट भी बहुत ज्यादा है। यानी दुनिया में अमेरिका के इलेक्शन के बाद महंगा तरीन इलेक्शन इंडिया में होता है। अभी के इलेक्शन में कितना खर्चा हुआ है इसका अंदाजा तो तकरीबन कुछ महीनों के बाद ही हो सकेगा, लेकिन जो पिछले इलेक्शन हुए थे उनमें जो मुहतात अंदाजा था 8.6 अरब डॉलर रुपए का था। यानी कि इंडियन इलेक्शन के अगले साल यानी 2020 में जिसमें जो बाइडेन जीते थे, उस अमेरिकी इलेक्शन में 14 बिलियन डॉलर खर्चा हुआ था। तो इस बार इंडिया और अमेरिका दोनों के इलेक्शन में इनसे भी ज्यादा अखराजात होने की तवक्को है, क्योंकि दोनों के वोटर्स और वसाइल में खासा इजाफा हुआ है। इस बार इंडियन इलेक्शन में टोटल 2700 सियासी पार्टियां हिस्सा ले रही हैं और इनमें से 70 पार्टियां ऐसी हैं जो कौमी सतह की पार्टी हैं
इन तमाम पार्टियों को इंतखाबी निशानात अलॉट करना भी एक चैलेंज से कम नहीं है। और ये चैलेंज क्यों होता है, इसकी दो बड़ी वजूहत हैं। एक तो ये कि इंडिया की तकरीबन 25% आबादी यानी तकरीबन 34 करोड़ अफराद अनपढ़ हैं, इसलिए ऐसे निशानात अलॉट नहीं किए जा सकते जिनको कोई आम आदमी समझ ना सके और वो उनके सामने लिखा हुआ टेक्स्ट भी ना पढ़ सके। दूसरी बड़ी वजह यह है कि 30 साल से भारतीय इलेक्शन कमीशन में इस बात पर इत्तेफाक है कि इंसानी जिस्म के आज़ा और जानवरों के इंतखाबी निशान अलॉट नहीं किए जाएंगे, क्योंकि एक में जिस्म की नुमाइश और दूसरे में इंतखाबी जलसों में इंतखाबी निशान वाले जानवरों को लेकर आने की रिवायत जन्म ले चुकी है। इलेक्शन कमीशन के इस इत्तेफाक में 2-3 एक्सेप्शन जरूर हैं। एक कांग्रेस है जिसका इंतखाबी निशान हथेली है, इसे नहीं बदला गया, और दूसरी जो एक्सेप्शन है वो जानवरों के हिसाब से इंतखाबी निशान आते हैं जो 2 पुरानी पार्टियों को अलॉट किए गए थे, उनको भी तब्दील नहीं किया गया। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के पास शेर का इंतखाबी निशान है, और इसी तरह एक और पार्टी है जिसका इंतखाबी निशान हाथी अलॉट किया गया है, और उन दोनों जमातों पर सख्ती से यह पाबंदी है कि वो अपने इंतखाबी जलसों के दौरान इन जानवरों को लेकर नहीं आएंगे। इंडियन के इलेक्शंस में बाज़ औक़ात इंतखाबी सिंबल्स भी काफी हसास सूरत हाल पैदा कर देते हैं। एक दफा कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट की थी कि मध्य प्रदेश में कमल के फूलों वाला तालाब कवर कर दिया जाए ताकि इसे बीजेपी अपने इंतखाबी मुहिम के लिए इस्तेमाल ना कर सके, क्योंकि उनका निशान कमल का फूल है। इस तजवीज को इलेक्शन कमीशन ने रद्द कर दिया, बल्कि एक मेंबर ने तो एक फप्ती कसी कि इस तरह तो फिर एक दूसरे के साथ हैंडशेक भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हथेली कांग्रेस का इंतखाबी निशान है। 1 जून तक भारतीय इलेक्शन हो चुके होंगे और 543 लोकसभा की सीटों के लिए 98 करोड़ 60 लाख से ज्यादा वोटर अपनी राय दे चुके होंगे। इन 543 सीटों में से जो भी पार्टी या अलायंस आधी से ज्यादा नशिस्तें हासिल करेगा वो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बन जाएगा, यानी 51% वोट हासिल करने वाली पार्टी 5 साल के लिए अपना वजीर आजम मुंतखब कर सकेगी। भारत में होने वाले एक हालिया सर्वे के मुताबिक ज्यादातर भारतीय शहरी बीजेपी के नरेंद्र मोदी को इंडोर्स करते हैं और उन्हें वजीर आजम देखना चाहते हैं, और अगर ऐसा हो जाता है तो ये इंडिया की तारीख में दूसरी बार होगा कि कोई एक वजीर आजम मुसलसल 3 बार इलेक्शन जीता हो। लेकिन ऐसा पहली बार होगा कि किसी हिंदू नेशनैलिटी के नाम पर कोई लीडर या कोई पार्टी मुंतखब हुई हो। इससे पहले भारत में भारत की सबसे बड़ी जमात या सबसे ज्यादा मकबूल जमात कांग्रेस को कहा जाता था, जो कि सेकुलर बुनियादों पर खड़ी थी, और इंडियन जो आइन है वो भी सेकुलर बना हुआ है। जबकि बीजेपी इलेक्शन जीत कर और वाज़ेह अक्सरियत से यानी 2/3 अक्सरियत से जीत कर इस आइन में तब्दीली करना चाहती है और उसे सेकुलर से मजहबी रुख देना चाहती है। इस बारे में बीजेपी के लीडर्स वाज़ेह तौर पर तो कुछ नहीं कहते, लेकिन इंतखाबी जलसों में हिंदू राज के नारे जरूर लगवाते हैं। और सबसे बड़ी बात, मोदी की तरफ से बतौर वजीर आजम अयोध्या में मंदिर का इफ्तिताह और वहां पर पंडित बन जाना, इसके अलावा पूरे इस प्रोग्राम की कवरेज हासिल करना, ये जाहिर करता है कि मोदी हिंदुत्व की पॉलिसी पर चल रहे हैं और भारत के 80% वोटर्स को जो कि हिंदू हैं उनको अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी बाज़ औक़ात हिंदुत्व को खुश करने के लिए मुसलमानों के खिलाफ सख्त बयानात देते हैं, उन्हें ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले कहते हैं और अक्सर औक़ात उन्हें घुस बैठिए का लक़ब भी देते हैं। अभी सूरत हाल ये है कि मोदी इलेक्शन के 4 मरहले मुकम्मल होने के बाद कुछ नर्वस नजर आ रहे हैं। शायद इसकी वजह यह है कि उनका नारा अब की बार 400 पार उन्हें पूरा होता हुआ नजर नहीं। कांग्रेस की तरफ से उनके ऊपर ये इल्जाम लगाया जाता है कि वो 400 से ज्यादा सीटें हासिल करने के बाद आइन में तब्दीली करेंगे और उसे मुकम्मल तौर पर मजहबी कर देंगे, लेकिन बीजेपी इसकी तरदीद करती है। लेकिन अभी इंडियन इलेक्शन में एक ऐसा मोड़ आ गया है जिससे मोदी के इस नारे को काफी ठेस पहुंची है, जिसमें उसने कहा है कि अब की बार 400 पार। इसकी खास वजह मोदी के वो 2 मुखालफिन हैं, जिनमें से एक जेल में बैठा था जबकि दूसरा राहुल गांधी पहले से ही इलेक्शन कैंपेन कर रहा। लेकिन अरविंद केजरीवाल को भी, जो आम आदमी पार्टी के सरबराह हैं, उन्हें भी जेल से रिहा कर दिया गया है। कुछ भारतीय तजियाकारों के मुताबिक अरविंद केजरीवाल को सियासी मुखालफत का निशाना बनाया गया था और उन्हें सियासी मुकदमात में ही उलझाया गया था। बहरहाल जो कुछ भी था वो मोदी के खिलाफ खुलेआम इलेक्शन मुहिम नहीं कर सकते थे। अब चूंकि वो जेल से बाहर हैं, खुलेआम इलेक्शन कैंपेन भी कर रहे हैं, हमदर्दी का वोट भी मिलेगा,
जिससे मोदी की बीजेपी को काफी नुकसान पहुंच सकता है। आम आदमी पार्टी एक ऐसे अलायंस का हिस्सा भी है जिसमें 28 के करीब छोटी छोटी जमातें हैं और उन्हें कांग्रेस लीड कर रही है। इस इत्तेहाद में खास तौर पर लालू प्रसाद यादव की पार्टी, ममता बनर्जी की पार्टी, कश्मीर की सियासी पार्टियां, कम्युनिस्ट पार्टीज और इसके अलावा तमिलनाडु की डीएम पार्टी जो कि बहुत बड़ी पार्टी है। तो हम बात असल में ये कर रहे थे कि बीजेपी के नारे अब की बार 400 पार में सबसे बड़ी रुकावट आम आदमी पार्टी के सरबराह अरविंद केजरीवाल ही है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर 46 सीटों पर कंटेस्ट कर रही है, जिनमें पंजाब, दिल्ली और हरियाणा की सीटें शामिल हैं। और इन सब इलाकों में पहले से ही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की मकबूलियत बहुत ज्यादा है। लेकिन ये इलेक्शन आने के बाद ही पता चलेगा, यानी रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि अरविंद केजरीवाल की रिहाई से कितना असर पड़ा। पिछले इंडियन इलेक्शन में कांग्रेस ने काफी हजीमत का सामना उठाया था और राहुल गांधी को भी काफी शर्मिंदगी उठाना पड़ी थी, जब 543 की कुल सीटों में से सिर्फ 58 नशिस्तें ही कांग्रेस जीत पाई थी। हालांकि उनके अलायंस ने 167 सीटें जरूर हासिल की थी, लेकिन कांग्रेस जो कि एक बड़ी पार्टी थी उसके लिए काफी शर्मिंदगी का बायस था। और उसी इलेक्शन में बीजेपी के अलायंस ने 342 सीटें हासिल कर ली थी और अगर यही फिगर 360 होता तो उनको 2/3 अक्सरियत मिल जानी। यानी बीजेपी अगर 360 सीटें ले जाती तो वो आइन में तब्दीली कर सकती थी। लेकिन ये जरूर याद रखेंगे, पाकिस्तान की तरह, जिस तरह पाकिस्तान में कभी कोई आइन या बिल पास किया जाता है तो कौमी असम्बली और सेनेट दोनों से मंजूरी लेनी पड़ती है, इसी तरह इंडिया में भी कानून साजी करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा की मंजूरी जरूरी होती है। यानी 2/3 अक्सरियत होगी तो ही आइन में तब्दीली की जा सकेगी।